मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इससे दिमाग में असामान्य तरंगे पैदा होती हैं। व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ने लगते हैं। दौरा पड़ने पर दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर लड़खड़ाने लगता है। दौरे को कंट्रोल करने के लिए मरीज को दवाइयां दी जाती हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक मिर्गी लाइलाज नहीं है। पुराने समय में और आज भी कई जगहों पर मिर्गी को लेकर तमाम तरह के अंधविश्वास फैले हैं। कई जगहों पर इसे ऊपरी हवा का चक्कर मानकर तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे मरीजों की जान खतरे में पड़ जाती है। मिर्गी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। मिर्गी क्या है इसका इलाज, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज दो टूक में। हमारे साथ इस विषय से जुड़े विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। आप देख रहे हैं दो टूक, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। डॉक्टर कुणाल बेहरानी न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर कुणाल, स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर कुणाल, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। इस बीमारी के बारे में कुछ बताइए। क्यों आज ये अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हम लोग मना रहे हैं आज के दिन, और क्या ये मिर्गी है, कैसे ये होती है बीमारी? देखिए, आज 17 नवंबर के दिन हमारा नेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस डे हम लोग मनाते हैं हर साल। और इसका मेन मकसद यही है कि लोगों में एक अवेयरनेस, एक जागरूकता पैदा करना, जो लोगों में गलत धारणाएं हैं उस धारणाओं से दूर करना कि जो ये मिर्गी है वो एक लाइलाज बीमारी है, बल्कि इसका पूरा तरीके से इलाज संभव है। और आज के तारीख में कई ऐसी दवाई आ गई हैं जिसको लेते हुए मरीज काफी हद तक अपने मिर्गी के दौरे को कंट्रोल कर सकता है जी। तो जो ये मिर्गी पैदा हो रही है वो एक ब्रेन की बीमारी है। वो होती इसीलिए है क्योंकि जैसा आपने शुरू में बताया कि कुछ तरंगे दिमाग से पैदा होती हैं जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और वो तरंगे इस भाव से प्रकट करती हैं कि मरीज में अलग अलग सिम्टम्स पैदा कर सकती हैं। जो कॉमनली हम लोग सिम्टम देखते हैं जिसमें हाथ पांव में ऐंठन आना, मुंह से झाग आ जाना, कई बार चेहरा टेढ़ा हो जाता है, कई बार हाथ पांव टेढ़ा हो जाता है, और एंड स्टेज ये होता है कि मरीज बेहोश हो जाता है। वैसे तो मिर्गी कई टाइप की होती हैं, बहुत सी टाइप की होती हैं, बहुत तरीके की होती हैं, लेकिन कॉमनली जो सिम्टम्स जो मरीजों को पता होते हैं वो ऐसा ही होता है कि मरीज में हाथ पांव में झटके लेके बेहोश हो जाता है। कुछ ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं जिसमें मरीज गुमसुम हो सकता है, मरीज के केवल एक हाथ या एक अंग में भड़काव हो सकता है, मरीज के केवल आंखों के पुतलियों में हलचल मच सकती है, चेहरे में हल्के झटके आ सकते हैं, और कई बार मरीज गुमसुम हो जाता है और बोल नहीं पाता, अपने को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। कभी कभी अचानक से दिखना नहीं, देख नहीं पाता, वो भी एक मिर्गी का सिम्टम हो सकता है। तो ये भिन्न तरीके के जो सिम्टम्स हैं ये सारे के सारे मिर्गी के सिम्टम्स होते हैं, जिसे एक कॉमन आदमी को जरूर समझना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि कभी भी आसपास हमारे ऐसे लोगों को ये सिम्टम्स नजर आए तो तुरंत एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, नाव के कारण ये बीमारी होती है। और दूसरी बात ये, क्या ये बीमारी जेनेटिक होती है, हो सकती है? कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जिसको बीमारी है, जो ट्रीटमेंट ले रहा है उससे दूर रहो, उसका झूठा खाना मत खाओ। क्या छूने से भी बीमारी फैलती है? ये अंधविश्वास है कुछ लोगों में। देखिए, सबसे अगर मैं इसके वजह की बात करूं, कॉज की बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग बताते हैं कि 60 से 70% जो पेशेंट्स होते हैं उसमें इडियोपैथिक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी हम कहते हैं। इडियोपैथिक का मतलब होता है कि हम जो भी जांच कराते हैं उस जांच में कुछ निकल के आता नहीं है। कई ऐसे मरीज होते हैं कि डॉक्टर साहब हमने एमआरआई भी करा लिया, ईजी भी करा लिया, तो भी ये हमारे पास पता नहीं चले कि ये दौरा कहाँ से पैदा हुआ है। तो ये एक 60 से 70% लोगों के साथ ऐसा होता है कई बार कि अगर हम स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, ईजी कराते हैं, तो वो बीमारी पकड़ में नहीं आती है। वो एबनॉर्मल एक्टिविटी जो दिमाग से पैदा हो रही है वो पकड़ में नहीं आती है। लेकिन इसमें मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूं, वो हम लोग एक टाइम ईईजी से कई बार पता नहीं लगा पाते हैं। जब मरीजों को बीच बीच में हम ईईजी करके देखते हैं, थोड़े थोड़े दिनों के बाद करके देखते हैं, तो कई बार ईईजी से हमें इस गतिविधि से पता चल जाता है। दूसरी चीज, कितनी जल्दी हम ईईजी करा रहे हैं दौरा पड़ने के बाद, इससे भी बहुत डिपेंड करता है कि हम लोग अगर जल्द से जल्द ईईजी कराएं तो हमें काफी हद तक पता चल जाता है कि ये एबनॉर्मल जो दिमाग से करंट पैदा हो रहे हैं ये दिमाग के किस हिस्से से पैदा हो रहे हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये बीमारी फैलने वाली है कि नहीं, ये कोई एक कंटेजियस बीमारी नहीं है, ये कोई छुआछूत से फैलती नहीं है।
ये एक लोगों में मिथ है, ये एक लोगों में गलत धारणा है कि ये एक बार किसी को अगर दौरे की बीमारी है तो वो उसके खाने से, झूठा खाने से या उसके छूने से किसी और को हो जाएगी। आज भी हमारे देश में बहुत सी ऐसी छोटे शहरों में, सिटीज में ये गलत धारणाएं बनी हुई है लोगों के बीच। हमने कई ऐसे पेशेंट्स को ये सलाह देते हैं, कैंप्स करते हैं, जिसमें काफी हद तक ये हमारा मैसेज जाता है उनको कि ये एक फैलने वाली, छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, ये कोई कॉन्टेजियस बीमारी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी मरीज को ये एपिलेप्सी की बीमारी है, दौरे की बीमारी है, तो उनमें आने वाले जनरेशन में, आने वाली पीढ़ी में ये बीमारी होने की चांसेस होते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन ये कह पाना कि होगा कि नहीं, ये काफी हद तक गलत है कि होगा ही होगा। हाँ, चांसेस जरूर होते हैं आने वाली पीढ़ी में, अगर किसी पेरेंट्स को, मतलब मदर को, फादर को अगर एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है तो आने वाले बच्चे में ये चांसेस होते हैं ये दौरा पैदा होने के। अच्छा, सिस्टी सर्कोसिस क्या होता है सर? इसमें भी फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं इसमें? जी, सिस्टी सर्कोसिस हमारे देश में, हमारे कंट्री में एक बहुत कॉमन वजह है दौरा पड़ने की। ये एक तरह का कीड़ा होता है, सिस्ट कहते हैं हम लोग इसको। ये एक तरह का सिस्टिक कीड़ा है जो ब्रेन में चला जाता है, हम उसको न्यूरोसिस्टिक सर्कस कहते हैं। अब ये एनसीसी कॉमनली हम लोग देखते हैं, जो बताते हैं कि जैसे पत्ता गोभी में ये कीड़ा बहुत कॉमनली हमें मिल जाता है, क्योंकि हमारे कंट्रीज में ज्यादातर खाने वाले लोग जो बीमारी होती है वो ये पत्ता गोभी वगैरह के सेवन ज्यादा करते हैं। कुछ मांसपेशियां खाने वाले लोगों में भी होती है, लेकिन ज्यादातर जो है इन कीड़े जो हमारे जो मिलते हैं वो पत्ता गोभी में मिलते हैं। और ये ऐसा सिस्ट होता है जो दिमाग के कोशिकाओं में पहुंच जाता है, और ये अलग अलग स्टेज में होता है। कुछ स्टेज अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ स्टेज बदलते हैं समय के साथ। लेकिन ये न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस आज के टाइम पे बहुत कॉमन हमारे पास दौरा पैदा करने की 30 से 40% ऐसे पेशेंट्स। इसका इलाज बहुत हद तक संभव है। दौरे की दवाइयों के साथ साथ ऐसी दवाइयां होती हैं जो ये एनसीसी को, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस को मारने में सक्षम होती है, और ये कुछ टाइम तक हम ट्रीटमेंट देते हैं। फॉलोअप स्कैन हमें बीच बीच में करना होता है, और समय के साथ ये कीड़ा काफी हद तक खत्म होने के चांसेस होते हैं। कुछ मरीजों में ये कीड़ा लंबे टाइम तक रह सकता है, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज होता है। ज्यादातर ये कीड़ा विद टाइम खत्म हो सकता है। ठीक है डॉक्टर, ये बीमारी है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इससे कार्डियक अरेस्ट की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा है क्या सर? जी, सो ये ना, इसको हम सुडेप कहते हैं, सडन अनएक्सप्लेन्ड डेथ इन एपिलेप्सी। ये सुडेप जो होता है ये अलग मैकेनिज्म है ऐसे पेशेंट को दौरे पड़ने में, जिनको दौरा पड़ने पे अचानक से जान चली जाती है जी। और ये टर्म आया ही इसीलिए कि जब ऐसे मरीजों में अचानक से जान चली जाती थी, जब उनका पोस्टमार्टम करके हम देखते थे तो उसमें पता चलता था कि कोई वजह हमें नहीं दिखी। तो फाइनली हमें पता चला कि ये कार्डियक एक्टिविटी कुछ हुई जिसकी वजह से मरीज की जान चली गई। अच्छा, ये सुडेप जो है कुछ लोगों में बहुत कॉमन हो सकता है, उन खासकर लोगों में जिनमें एपिलेप्सी बहुत लंबे टाइम से चल रही हो, जिनके दौरे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, जिनकी दवाइयां लंबी चल रही हैं। ब्रेन पर भी इसका असर पड़ता है? ऐसा नहीं कि मैं किसी को, जी, ब्रेन पर भी असर पड़ता है इसका? हेलो, नहीं जी, ब्रेन पे असर नहीं पड़ता। ये सडन अनएक्सप्लेन्ड डेथ होती इसलिए है क्योंकि कई बार दौरे के टाइम पे हार्ट की एक्टिविटी, गतिविधि थोड़ी तेज हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अचानक से रुक सकता है। तो ये, हाँ, एक जरूर बात है कि हमें ध्यान देनी चाहिए कि हर मरीज को, इसीलिए हम कहते हैं कि वो अपने सीजर को, अपने दौरे को हल्के में ना ले, क्योंकि अगर हम उसको सही टाइम पे इलाज ना कराएं, अगर हम सही टाइम पे इसको दवाइयों से ट्रीट नहीं करेंगे तो ये दिन बाई दिन जो है ये एपिलेप्सी गंभीर होती जाएगी। गंभीर होने का तात्पर्य ये है कि शुरुआत में अगर हम एक दवाई से जिसको हम ठीक कर सकते हैं, अगर हम उसको सही टाइम पे सही डॉक्टर से इलाज ना कराएं, एक दवाई से वो दूसरी दवाई पे जाएगी, दूसरी दवाई से तीसरी दवाई पे जाएगी, ऐसे करते करते जो है एपिलेप्सी बड़ा क्रोनिक एपिलेप्सी हो जाती है, रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी हो जाती है। अच्छा, इसमें सर्जरी, ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है क्या इसके ट्रीटमेंट में सर, या दवाइयों से ठीक हो सकती है? जी, ये जो एपिलेप्सी की मैं बात कर रहा हूं, ये दौरे के मरीज 80% से 80-85% जो है ये दवाइयों से अच्छे कंट्रोल हो जाते हैं, 80 से 85% में। और आपको हैरानी होगी, इनमें से 70% को अगर हम समय पे टाइमली दवाई शुरू करें तो एक सिंगल दवाई पे दौरे कंट्रोल हो सकते हैं 70 मरीजों में, 70% मरीजों में। बाकी जो 10 से 15% मरीज बचते हैं उसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये मरीज ऐसे होते हैं जो एक लंबे टाइम से दौरे से जूझ रहे हों, जिसमें एक दिमाग के अंदर कोई ना कोई वजह हो, जैसे कहीं कोई सूजन पैदा हो गई हो, कहीं कोई दिमाग डेवलप नहीं कर पाया हो, जो हम बच्चों में देखते हैं आज बहुत कॉमनली हम देखते हैं, जिसको एमटीएस कहते हैं, मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस कहते हैं। ये मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस होती है जो वो वहां पे उसकी कोशिकाएं वीक हो जाती हैं। तो ये एमटीएस वाले मरीज ऐसे होते हैं जिनमें सर्जरी हम टाइमली कर सकते हैं और सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। लेकिन ये सर्जरी वाले जो पेशेंट्स होते हैं ये 10 से 15% ही होते हैं
बाकी 85% केसेस में हम अच्छी तरह दवाइयों से ट्रीट किया जा सकता है। अल्कोहल, जी। धूम्रपान, क्या इन चीजों का असर पड़ता है इस बीमारी को लेकर? और दूसरी बात ये, कुछ केस ऐसे भी आते हैं कि कुछ लोग गुटखा खाते हैं और उसके तुरंत बाद उन्हें फीट्स पड़ जाते हैं, क्या इनका असर पड़ता है? देखिए, एपिलेप्सी के मरीजों में, दौरे के मरीजों में कोशिश करनी चाहिए, कोशिश का एकदम अवॉइड करना चाहिए, एकदम बंद करना चाहिए शराब का सेवन, ऐसी पदार्थों का, जो धूम्रपान या ऐसी पदार्थों का जिसमें बहुत हद तक ये दौरे बढ़ सकते हैं। ठीक है। सो ऐसे मरीजों को एकदम ध्यान रखना है कि वो शराब बंद करें, कोई नशीला पदार्थ का सेवन ना करें। कई बार ऐसे जब सेवन करते हैं तो मरीज के दौरे बढ़ सकते हैं। और एक खास बात इसी में जोड़ना चाहूंगा कि रात की नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, रात की नींद में गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रात की नींद बहुत जरूरी होती है ऐसे मरीजों में। ठीक है।